ये सुनते ही अमृता ने पिता भावेश राव को डांटते हुए कहा, आप कहाँ गायब रहते हैं? सालों साल आपकी बेटी की कोई चिंता नहीं थी। भावेश राव ने अमृता के सर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, तुम ही तो हो मेरे पास, पहले दोस्त चला गया, फिर तुम्हारी मां भी। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है बेटा। बस एक बार उन अपराधियों को पकड़ लूं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा आदित्य और मुझसे मेरा मित्र छीना है। अमृता ने सहमति में सिर हिलाया। तभी मुकेश, जो उनके पास खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आपको नहीं पता क्या? आपका आदित्य जीवित है। तभी दरवाजे से आदित्य अंदर आते हुए बोला, क्या बात है? मेरे बारे में बात हो रही है क्या? मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आदित्य, आओ, मैं तुम्हारे बारे में भाई को बता रहा था। आदित्य भी मुस्कुराते हुए भावेश राव के पास गया और अमृता के पास बैठ गया। जैसे ही अमृता उठने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कान में कहा, कहाँ जा रही हो? अगर तुम यहां से गई तो सोचो तुम्हारे पिता को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो मैं आदित्य ही हूं ना। अमृता ने गुस्से से आदित्य का हाथ झटक दिया और वहीं बैठ गई। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भावेश राव ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हें देख मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन तुम अगर जीवित थे तो इतने समय तक कहाँ थे? हमारे सामने क्यों नहीं आए? आदित्य ने सच बोलते हुए कहा, मैं छुप कर रह रहा था ताकि मेरे शत्रुओं को लगे कि मैं मर चुका हूं। एक दिन मैं शक्तिशाली बनकर लौटूंगा और अपने माता पिता का बदला लूंगा। अमृता और मुकेश एक पल के लिए हैरान रह गए। हालांकि उन्हें पता था कि यह असली आदित्य नहीं है। भावेश राव ने खुशी से कहा, बहुत अच्छे बेटा, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द उस अपराधी को पकड़कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। मुकेश के भाइयों में से एक ने कहा, भाई, अब तो सब आ गए हैं, बताओ क्या बात करनी थी? मुकेश ने हामी भरी और भावेश राव से कहा, भैया, मैंने सबको इसलिए बुलाया है ताकि हम अमृता के विवाह पर फैसला कर सकें। आप दोनों ने एक दूसरे को अमृता और आदित्य का विवाह करवाने का वचन दिया था। अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। भावेश राव सोच में पड़ गए। बाकी सब हैरान थे। एक भाई ने धीरे से कहा, ये मुकेश भाई को क्या हो गया है? वो कब से अमृता और भावेश भैया के वचन के बारे में सोचने लगे। दूसरा बोला, मुझे लगता है मुकेश भाई ने कुछ गलत खा लिया है। इस बीच आदित्य ने अमृता के कान में गंभीरता से कहा, यह सब तुम्हारा किया धरा है ना? तुमने ही अपने चाचा के साथ मिलकर ये योजना बनाई है ताकि मुझसे विवाह कर ऊंचा राज्य आ सको और मुझे उस राज्य का राजा बनने से रोक सको। लेकिन मैं तुम्हारी इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा जी, विवाह की इतनी भी क्या जल्दी है? हमें कुछ साल रुक जाना चाहिए। मुकेश राव हैरान होते हुए आदित्य को देख रहे थे। आदित्य ने फिर से इशारा किया और मुकेश ने समझाया, अरे बेटा, अमृता ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है, उसे अब और इंतजार मत करवाओ। भावेश राव ने अमृता की ओर देखते हुए कहा, अमृता बेटा, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? अमृता सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने हाँ कहा तो इस बहरूपिये से मेरा विवाह हो जाएगा। अगर ना कहा तो ये मेरे आदित्य के राज्य पर कब्जा कर लेगा। मुझे क्या करना चाहिए? वो खुद को शांत करते हुए बोली, पिताजी, मुझे आदित्य से विवाह करना है, वो भी कल ही, आदित्य के वापस जाने से पहले। लेकिन मैं चाहती हूं कि इस विवाह के बारे में सिर्फ परिवार को पता हो। जब तक आप आदित्य के माता पिता के हत्यारों को नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम कोई जश्न नहीं करेंगे और ना ही इस विवाह को उजागर करेंगे। मुकेश राव खुश हो गए। बाकी सब हैरान थे। भावेश राव ने कहा, आदित्य बेटा, तुम्हारा क्या मत है? इससे पहले कि आदित्य कुछ बोले, अमृता ने एक मिठाई उठाकर सीधे उसके मुंह में डालते हुए कहा, पिताजी, आप आदित्य से क्या पूछ रहे हैं? आदित्य की खुशी उसकी अमृता की खुशी में है। आप बस ऊंचा राज्य में संदेश भिजवाइए। भावेश राव मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं अभी वीरानाथ और आदित्य के नाना शुक्राचार्य को आत्म संदेश भेजता हूं। सबने खाना खा लिया था, इसलिए धीरे धीरे सब वहां से जाने लगे।
आदित्य अभी भी हैरानी से अमृता को देख रहा था। उसकी मुंह में लड्डू फंसा हुआ था। अमृता उसके एकदम पास आई और कहा, तुम्हारे बुरे दिन शुरू समझो, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। ये सुनकर अमृता वहां से चली गई। आदित्य ने मुंह से लड्डू निकालकर मासूमियत से कहा, ये तो मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले गई। कहीं मैं इस अभिनय के चक्कर में बुरा ना फंस जाऊं। ये इतनी खतरनाक कैसे बन गई, पहले ही सही थी। दूसरे दिन हिमपुरी राज्य के एक मंदिर में सभी इकट्ठा हुए थे। वहां अमृता के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। आदित्य और उसके नाना एक कोने में खड़े थे। उसके नाना ने कहा, आदित्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ऐसे अमृता को धोखे में रखकर विवाह करना सही होगा क्या? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं जो कर रहा हूं उसमें ही अमृता की भलाई है। अगर वह यहां रही तो उसकी जान को खतरा होगा। वह एक अच्छी योद्धा बन चुकी है, पर अभी उसे अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी सहायता करें, उसके गुरु बन जाएं। वह मुझ पर यकीन करे या ना करे, पर आदित्य के नाना पर तो उसे भरोसा होगा ही। आदित्य की बात सुनकर शुक्राचार्य मुस्कुराए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, चलो, अब जिस कार्य के लिए यहां आए हो वो तो कर लो। देखो, तुम्हारी अमृता दुल्हन बनकर आ गई। काश ये देखने के लिए तुम्हारी मां और पिता जीवित होते। आदित्य ने जैसे ही अपने नाना की बताई दिशा में देखा तो उसे वहां पर अमृता लाल साड़ी में आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य उसकी ओर देखते हुए सुध-बुध खो बैठा और धीरे धीरे चलते हुए अमृता के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या होगा आगे? अमृता और आदित्य का विवाह होगा या अमृता को आदित्य की सच्चाई का पता चलेगा? आगे जाने के लिए जुड़े रहें। शुक्राचार्य की मुस्कान में एक गहरा स्नेह था और उन्होंने आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चलो, अब जिस कार्य के लिए यहां आए हो उसे कर लो। देखो, तुम्हारी अमृता दुल्हन बनकर आ गई है। काश ये देखने के लिए तुम्हारी मां और पिता जीवित होते। आदित्य ने अपने नाना की बताई दिशा में देखा और वहां अमृता को लाल साड़ी में आते देखा। उसकी सुंदरता ने आदित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही उसकी नजर अमृता पर पड़ी, वह एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। अमृता ने उसकी ओर पलके उठाते हुए देखा और उनके बीच एक अनकही भावना बहने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, कहते हैं सबका प्यार चांद का टुकड़ा है, पर एक बार कोई आकर देखे मेरे यार को, ऐसा लगता है चांद ही मेरे यार का टुकड़ा है। आमने सामने खड़े होकर अमृता के दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिमाग ने उसे युग समझा दिया, लेकिन दिल ने आदित्य की यादें ताजा कर दी। तभी पुजारी ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। वहां एक लड़की की मूर्ति थी जिसे लक्षद्वीप में पूजनीय माना जाता था। पुजारी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, आदित्य आर्य, क्या आप ये विवाह करना चाहते हैं? आदित्य ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी, मैं ये विवाह करना चाहता हूं। उसकी मुस्कान ने अमृता को भ्रमित कर दिया। वह सोच रही थी कि आदित्य को दुखी होना चाहिए, लेकिन वह तो मुस्कुरा रहा था। फिर पुजारी ने अमृता को देखा और पूछा, अमृता राव, क्या आप ये विवाह करना चाहती हैं? अमृता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी। तुरंत बाद पुजारी ने दोनों को अंगूठियां देते हुए कहा, ये अंगूठी आपके रिश्ते का प्रतीक होगी। इसे सिर्फ पहनाने वाला ही निकाल सकता है। अगर कोई इसे निकालता है तो आपका रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों ने एक बार अंगूठियों को देखा और फिर एक दूसरे को। पुजारी ने कहा, चलो, एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। अमृता ने आदित्य के हाथ को अपने हाथ में लेकर आंखें बंद करते हुए मन में कहा, मुझे माफ करना आदित्य। अंगूठी डालते हुए अमृता की आंखों में उदासी थी। उसे पता था कि वह इस विवाह में केवल एक भूमिका निभा रही है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी आशा थी।
आदित्य ने जानबूझकर गंभीरता का भाव बनाए रखा। आदित्य, अंगूठी पहनाओ ना, अमृता ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। आदित्य उसकी बात समझ गया और अमृता का हाथ पकड़कर उसके सामने लाया। जैसे ही उसने अमृता के हाथ को छुआ, उसे एक बार फिर से युग का एहसास हुआ। वह वही पुरानी अनुभूति थी जो उसे बार बार युग का आदित्य होने का एहसास दिला रही थी। उसने ध्यानपूर्वक अमृता की उंगली में अंगूठी डाल दी। अमृता के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन चारों ओर सब मुस्कुरा रहे थे। परिवार एक दूसरे को बधाई देने लगे। पुजारी ने उन्हें वरमाला देते हुए कहा, जल्दी से एक दूसरे को पहनाइए। दोनों ने झिझकते हुए एक दूसरे को माला पहनाई। फिर पुजारी ने घोषणा की, आज से अमृता आर्य और आदित्य आर्य पति पत्नी है। इस सब में अमृता को केवल एक खुशी मिली थी, आदित्य का नाम। भले ही वह उसे बहरूपिया समझती थी, लेकिन नाम तो वही आदित्य का था। जब पुजारी ने उसे अमृता आर्य कहा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी फैल गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक नई पहचान पाली हो। विवाह के बाद आदित्य और अमृता राजमहल में एक भव्य भोजन का आनंद ले रहे थे। जैसे ही शाम का समय नजदीक आया, आदित्य अमृता को लेकर उचिहा राज्य वापस लौट आया। उचिहा में उनके विवाह के बारे में केवल गुरु शुक्राचार्य, वीरानाथ, उनकी पत्नी और 7 साल के बेटे के अलावा सिर्फ सेनापति को ही पता था। आदित्य का कक्ष रंग-बिरंगे फूलों और सुंदर रोशनी से सजाया गया था। वापस लौटते ही अमृता उसी कक्ष में चली गई जहां आदित्य गुरु शुक्राचार्य के साथ कुछ आवश्यक बातें करने के लिए गया था। वे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे जहां पहले से ही वीरानाथ मौजूद थे। भाई, वीरानाथ ने आदित्य को देखते ही खड़े होते हुए कहा और स्नेह से उनका अभिवादन किया। सभी एक एक करके आसन पर बैठ गए। तभी बाहर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। गुरु शुक्राचार्य ने रोबदार आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। सेनापति अंदर आए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह सब गुरु शुक्राचार्य ने किया था। सेनापति ने सभी को देखा और अभिवादन करते हुए उनके पास जाकर एक आसन पर बैठ गया। राज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों और आदित्य के अगले कदमों पर चर्चा होने लगी। तभी सेनापति ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, युवराज, आपने मुकेश राव का विश्वास जीतने के लिए विवाह तो कर लिया, लेकिन अब उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। भावेश राव के जाते ही वह पूरा हिमपुरी राज्य अपने हाथ में ले लेगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेनापति जी, एक बार मुकेश राव अपराधी साबित हो जाए, फिर उसे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वह राज्य अमृता का है और अमृता का ही रहेगा। और हाँ, मैंने यह विवाह मुकेश राव का विश्वास जीतने के लिए नहीं, बल्कि अमृता की सुरक्षा के लिए किया है। सेनापति ने उनकी बातों में सहमति जताते हुए सिर हिलाया। दूसरी ओर लक्षद्वीप से दूर भूत घाटी में जय और अवनी ने ब्रह्मा मंदिर में शादी कर ली थी। वे ब्रह्मा सिटी में निवास कर रहे थे, जो एक बड़ा, खूबसूरत और सुरक्षित राज्य था। इस राज्य की स्थापना एक पुराने राजा ने की थी और यहां कोई राजा नहीं था। जय और अवनी एक कक्ष में समय बिता रहे थे कि अचानक वहां खतरे की घंटी बजने लगी। अवनी घबराते हुए बोली, लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं यहां हूं। जय ने अवनी के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा, अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस प्रतीक्षा करो, मैं उन्हें सबक सिखाकर आता हूं। और हाँ, ये सब बाद में आगे बढ़ाएंगे। अवनी ने जब जय की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी किस हालत में है। उसने जल्दी से कंबल में घुसते हुए कहा, जाओ अब तुम यहां से। जय ने मुस्कुराते हुए कक्ष से बाहर निकल गया। वह उन सबके बीच एक आदर्श बन चुका था। सब उसे जानने और मानने लगे थे। वह राज्य की सुरक्षा के लिए औषधियां, खाद्य सामग्री और लकड़ियां लाने में मदद करता था। जब जय बाहर आया तो सभी घबराए हुए थे। जय भाई, दम पिचासों के समूह ने हमला किया है, एक ने कहा। नहीं जय बेटा, वो समूह में नहीं है, बल्कि पूरी सेना लेकर आए हैं, दूसरे ने कहा। जय ने सबको शांत रहने के लिए कहा, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा।
बस आप सभी अंदर की सुरक्षा देखिए, कहीं कोई सुरक्षा साणी तोड़कर पीछे से हमला न कर दे और महल में कोई घुसने न पाए। युवाओं ने उसके निर्देशानुसार अलग अलग स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। जय ने अपनी उंगली चटकाते हुए राज्य की सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। दमपिचास, जो सुरक्षा सारणी पर हमला कर रहे थे, उसे देख रुक गए। अब आगे क्या होगा? क्या जय उन दमपिचासों का सामना कर पाएगा? और क्या आदित्य और अमृता का रिश्ता और मजबूत हो पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अरे नहीं जय बेटा, वो समूह में नहीं है, बल्कि पूरी सेना लेकर आए हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति जय को देखकर कहता है। इस तरह सब आपस में कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। उनकी बातों को सुनकर भी जय शांत रहा और सबको ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। वह फिर सभी को समझाते हुए कहता है, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप सभी अंदर की सुरक्षा देखिए, कहीं कोई सुरक्षा सारणी तोड़कर पीछे से हमला न कर दे और महल में कोई घुसने न पाए। यह सुनकर सभी युवा योद्धा तुरंत अलग अलग स्थानों पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जय अपनी उंगली चटकाते हुए राज्य की सीमा से बाहर जाने लगता है। दमपिचास, जो सुरक्षा सारणी पर हमला कर रहे थे, उसे देखकर रुक जाते हैं। जैसे ही जय राज्य की सीमा से बाहर निकलता है, उसके साहस को देखकर दमपिचासों में भय उत्पन्न हो जाता है। पर तभी उनमें से एक योद्धा जय से कहता है, देखो, हम कभी किसी पर हमला करने से पहले बात नहीं करते, लेकिन मैं तुम सबको जीवित रहने का एक मौका दे रहा हूं। हमें बस इस राज्य के अंदर मौजूद एक लड़की चाहिए, जो हम में से एक है। वो हमें धोखा देकर भागी है, बस उसे हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर जय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, लेकिन अगर वह इस सीमा के अंदर है तो उसे भूल जाओ। जय ने इतना ही कहा था कि एकदम 50 योद्धा गुस्से में जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? वो मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जय बड़ी आसानी से सिर दूसरी ओर झुकाते हुए उस मुक्के से बच जाता है। वह तुरंत उस योद्धा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। जय जमीन पर बैठे हुए बाकी दमपिचास योद्धाओं को देखता है और अभी भी उस योद्धा को गर्दन से पकड़े हुए है। वह सांस नहीं ले पा रहा था। तभी जय अपने हाथ में नील अग्नि प्रवाहित करता है और पलक झपकते ही उस योद्धा को जलाकर राख कर देता है। बाकी दमपिचास योद्धा जय के पास नील अग्नि देखकर घबरा जाते हैं। कुछ हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो नील अग्नि है। हाँ, ये वही है, पर इतने कम उम्र के योद्धा के पास नील अग्नि कैसे हो सकती है? शायद इसीलिए ये अकेला सीमा से बाहर आ गया है। कोई बात नहीं, आ तो गया है, पर वापस नहीं जा पाएगा। यह कहते हुए वे जय पर हमला कर देते हैं। जय भी दोनों हाथों में एक एक तलवार ले लेता है और नील अग्नि प्रवाहित करते हुए दमपिचास योद्धाओं को खत्म करने लगता है। वहीं महल के अंदर अवनी अपने कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर खड़े कुछ योद्धा उसे रोकते हुए कहते हैं, अवनी जी, जय भाई का आदेश है कि आपको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकती। यह सुनकर अवनी को ना चाहते हुए भी वापस अंदर जाना पड़ता है। अवनी अंदर जाकर अपने कक्ष के छज्जे पर खड़ी हो जाती है और जय को दमपिचासों से लड़ते हुए देखती है। कुछ ही देर में जय उन सैकड़ों योद्धाओं का नामोनिशान मिटा देता है। यह देख अवनी के साथ साथ पूरे राज्य के लोग भी हैरान रह जाते हैं। उचिहा राज्य। रात होने को आई थी। आदित्य अपने कक्ष की ओर जा रहा था। जैसे ही वह अपने कक्ष के अंदर प्रवेश करता है, वह देखता है कि कक्ष को खुशबूदार रंग-बिरंगी मोमबत्तियों से सजाया गया है। सामने के बिस्तर पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हैं। उसे देखकर लगता है कि किसी ने इस पर सजावट की है। आदित्य मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ये अमृता का कार्य ही होगा, पर आखिर वो है कहाँ? तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम यहां क्या कर रहे हो?
आदित्य चौंककर पीछे पलटता है। वहां अमृता खड़ी हुई थी, जिसने घुटनों के ऊपर तक आती एक पतली सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसके बालों से हल्का पानी टपक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आई है। आदित्य उसके पास जाकर उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे कर अमृता के होठों को देखता है। अमृता के हल्के गुलाबी होठों पर पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें जमी पड़ी थीं। आदित्य ने उंगली से उसके होठों को छूकर सारा पानी साफ कर दिया। अमृता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी भावनाएं उसके काबू में नहीं थीं। उसका शरीर गर्म होता जा रहा था। वह आदित्य को दूर करना चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। तभी आदित्य उसके चेहरे के पास एकदम करीब आते हुए कहता है, अब तुमने विवाह किया है तो निभाना तो पड़ेगा। जानती हो, आज हमारी विवाह के पश्चात पहली रात है। यह सुनते ही अमृता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे पता था कि आदित्य उससे अधिक शक्तिशाली है और यदि वह कुछ करना चाहेगा तो वह उसे रोक नहीं सकेगी। उदासी से मन में सोचती है, क्या मुझे आदित्य के राज्य के लिए यह भी करना होगा? तो ठीक है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आदित्य की सांसें महसूस हो रही थीं। वह आदित्य को और करीब महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ महसूस होना बंद हो जाता है। जब उसने आंखें खोलीं, तो वहां आदित्य नहीं था। उसे यह देखकर हैरानी होती है। तभी उसकी नजर कमरे के छज्जे पर खड़े आदित्य पर जाती है। वह वहां खड़ा आसमान को देख रहा था। उसे देखकर अमृता हैरानी से सोचने लगती है, यह आखिर है क्या? कभी बुरे से भी बुरा बन जाता है और कभी मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, और जो हो वो दिखते नहीं। यह सोचकर वह भी चलते हुए आदित्य के पास जा खड़ी होती है और आसमान को देखते हुए कहती है, तो क्या अब तुम यह राज्य छोड़कर जा रहे हो? यह सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए अमृता को देख कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें छोड़ा है, इस राज्य को नहीं। मैं तुम्हारे शरीर को पाकर भी क्या करता? तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो नफरत ही है। प्यार तो उस आदित्य के लिए है। सच में बहुत किस्मत वाला था वो। यह सुनकर अमृता चिढ़ जाती है, लेकिन आदित्य के बारे में सुनकर वह शांत होती हुई कहती है, किस्मत वाला वो नहीं, मैं हूं। उसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वो जाते जाते मेरी मुस्कान भी ले गया। तभी आदित्य अमृता को देखते हुए कहता है, जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। यह सुनकर अमृता हाँ में सिर हिलाती है। आदित्य को भी सोने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे कहे। इसीलिए वह कमरे की बड़ी मशालें बुझाते हुए बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजरें सामने खड़े आदित्य पर थीं। तभी आदित्य उस छज्जे से उछलकर ऊपर छत पर चला जाता है और खुले आसमान के नीचे लेटते हुए धीरे से कहता है, पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अमृता। अच्छा हुआ तुम चली गई। अगर कुछ देर और रुक जाती तो मुझसे मेरा सत्य उजागर हो जाता। आदित्य की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वही अमृता सो गई थी। आधी रात में चांद की रोशनी और एक अजीब से शोर से अमृता की नींद खुल जाती है। वह उठकर आसपास देखती है और बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने बिस्तर से उठकर धीरे से कक्ष के छज्जे की ओर जाती है। पहले ऊपर छत की ओर देखती है। वहां उसे आदित्य दिखाई नहीं देता, तो वह खुद से कहती है, लगता है किसी और कक्ष में सोने चला गया, पर मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यह सोचते हुए वह बाहर की ओर देखने लगती है कि वो शोर कहां से आ रहा है। आसपास देखने पर जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो वह वापस लौटने लगी थी कि उसकी नजर नीचे की ओर जाती है। वहां आदित्य बिना ऊपरी कपड़ों के हाथ में पत्थर की तलवार लिए अभ्यास कर रहा था। उसे देखकर अमृता मन में सोचती है, क्या ये पागल हो गया है? इतनी रात को अभ्यास कौन करता है, वो भी आधे कपड़ों में? ये आदित्य क्या बना है, उसके गुण अपना लिए? वो भी तो। यह सोचते सोचते वह रुक जाती है। उसे आदित्य पर शक होने लगा था। क्या होगा अब आगे? क्या अमृता जान जाएगी आदित्य की सच्चाई, या वह बच जाएगा किसी नए बहाने से? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।
अमृता अपने विचारों में खोई हुई थी जब वह आदित्य को तलवार चलाते हुए देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी और चिंता थी। उसने मन में कहा, क्या यह पागल हो गया है? इतनी रात को अभ्यास कौन करता है, वो भी आधे कपड़ों में? यह तो मेरे आदित्य जैसा नहीं लगता। उसकी निगाहें आदित्य की मस्कुलर काया पर टिक गईं। तलवार के हर वार के साथ उसका शरीर और अधिक शक्ति से भर रहा था, जैसे वह किसी दैवीय युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। उसे देख अमृता का मन आशंकित हो गया। क्या यह सच में युग आदित्य है? मैं कैसे किसी और में अपने आदित्य को देख सकती हूं? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कक्ष से बाहर निकली और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ी। महल के बगीचे में अमृता ने देखा कि आदित्य अपनी तलवार से अभ्यास कर रहा है। उसकी चालों में एक अद्भुत तेज और निश्चितता थी। एक पल में उसकी तलवार अमृता की गर्दन के करीब पहुंच गई। अमृता ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द महसूस न करने पर उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि आदित्य की तलवार उसके गले से कुछ इंच दूर रुकी हुई थी। आंखें बंद करने से खतरा खत्म नहीं होता, तुम आसानी से इस हमले से बच सकती थी, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। अमृता ने चुप रहकर अपनी आंखें झुका ली। उसने अपने दोनों हाथों को सीने के पास समेट रखा था। आदित्य ने उसकी स्थिति को समझते हुए अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। यहां क्या करने आई हो, वो भी इतने छोटे कपड़ों में? बाहर बहुत ठंड है, उसने कहा और अपनी अंगूठी से कंबल निकालकर अमृता के कंधों पर डाल दिया। अमृता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम तो शत्रु हैं, तो तुम्हारी आंखों में यह फिक्र कैसी? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूं। हम शत्रु हैं तो तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर अमृता ने झिझकते हुए कहा, वो मैं तुम्हारी इस शोर की वजह से आई थी। आदित्य ने उसकी बात को सुनते हुए मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन मैं तो हवा में तलवार चला रहा हूं। इसका शोर इतना भी नहीं कि तुम्हें यहां तक आना पड़े। मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई थी, उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा और मुड़ने लगी। लेकिन फिर एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे रोक दिया। बाहर सच में बहुत ठंड थी। अमृता ने पीछे मुड़कर आदित्य की ओर देखा। उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के था। एक पल के लिए उसे उसकी चिंता होने लगी। क्या यह पागल है, उसने सोचा। इतनी रात को अभ्यास कर रहा है, क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं है? जब आदित्य ने फिर से तलवार उठाई तो अमृता एक पल के लिए उसे और करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। आदित्य हैरानी से उसे देख रहा था, फिर भी उसने उसे रोका नहीं। गुरु शुक्राचार्य, जो महल की खिड़की पर खड़े थे, यह सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन में कहा, बेटा आदित्य, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अमृता है और तुम उसे दूर रख रहे हो। आशा करता हूं तुम्हें यह समय रहते समझ में आ जाए। अमृता आदित्य को उनके कक्ष में ले आई। उसने बिस्तर के पास खड़े होकर तकियों से एक सीमा बना दी और कहा, अब चुपचाप यहां सो जाओ। यदि तुम इस पार आए तो खाने में जहर डालकर मार दूंगी। फिर उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उसके चेहरे पर लालिमा थी। वह सोचने लगी कि उसने यह सब क्यों किया। वहीं आदित्य ने उसे देखा और मन में कहा, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है अमृता। अमृता अपने विचारों में खोई हुई थी जब उसने बिस्तर की दूसरी तरफ लेटे आदित्य को महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य उसे घूर रहा हो। वह बेचैन हो उठी और झुंझलाते हुए बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सो नहीं पा रही हूं। लेकिन जब उसने झट से पलटकर देखा तो पाया कि आदित्य की आंखें बंद थीं। उसकी बंद आंखों को देखकर अमृता मन में बुदबुदाई, सोने का नाटक करोगे, है? वह कुछ पल तक उसे देखती रही, उसकी हरकतें, उसकी श्वास की लय, और फिर उसकी निगाह आदित्य के गठीले शरीर पर ठहर गई। उसका मजबूत और आकर्षक शरीर, जिसे देखकर कोई भी एक पल के लिए ठिठक जाए। अमृता के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी से आंखें बंद कर लेती है, जैसे किसी अपराध से बचना चाहती हो।
नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर भी एक आंख खोलकर उसने चुपके से आदित्य की ओर देखा। उसका मन मानो खुद की बात नहीं मान रहा था। उसे नहीं पता था कि आदित्य को आत्मदृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह बिना आंखें खोले भी अमृता की हर हरकत को देख सकता था। आदित्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। कुछ देर बाद जब अमृता सो गई तो आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। चांद की मध्यम रोशनी में अमृता का चेहरा किसी दिव्य सुंदरी की तरह चमक रहा था। आदित्य की नजरें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे वह उसे देखता ही रहना चाहता हो। रात कैसे बीत गई, आदित्य को पता ही नहीं चला। वह सारा समय अमृता को निहारता रहा, उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती में खोया हुआ। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य ने खुद को संभाला। मुझे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, उसने खुद से कहा। आदित्य खिड़कियों के पर्दे खींचता है ताकि अमृता की नींद में कोई खलल न पड़े। फिर वह एक आखिरी नजर उस पर डालते हुए धीरे से कक्ष से बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद अमृता की आंखें खुलीं। उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर उठकर चारों ओर देखा। कक्ष में अंधेरा था, पर्दे पूरी तरह से खींचे हुए थे। उसने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा और आदित्य को वहां न पाकर हल्के से मुस्कुराई। वो इतनी जल्दी उठ गया, और ये पर्दे भी उसने ही लगाए होंगे, उसने खुद से कहा। आखिर वो चाहता क्या है? कभी अच्छा बन जाता है तो कभी बुरा। लेकिन जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगी, अमृता ने दृढ़ता से सोचा। वह उठी और लकड़ी की अलमारी से कपड़े निकालकर स्नान घर की ओर बढ़ी। वहां कुछ दासियां उसकी सेवा में उपस्थित थीं। थोड़ी देर में अमृता वहां से हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर बाहर आई। उसका रूप सजीव और अद्वितीय था। वहीं दूसरी ओर इनाया हाथ में चाय और कुछ खाने की चीजें लिए आदित्य के कक्ष की ओर आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह वापस जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इनाया थोड़ा ठिठकी, लेकिन फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कक्ष में वह आदित्य को ढूंढने लगी, पर वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें चारों ओर उसे तलाश रही थीं, लेकिन आदित्य कहीं भी नहीं दिख रहा था। उसी समय अमृता भी स्नान करके वापस आ गई थी। उसने देखा कि कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। वह चौकन्नी हो गई और मन में कहा, लगता है वो वापस आ गया है। लेकिन क्या होगा अब आगे? क्या अमृता और इनाया का सामना होगा? अगर हुआ तो क्या पहचानें खुलेंगी या फिर राज और गहरे हो जाएंगे? अमृता, जो अभी तक आदित्य को समझने की कोशिश कर रही थी, इनाया के सामने आने पर क्या करेगी? और इनाया, जो आदित्य से अपने दिल की बात कहने आई थी, क्या उसे भी इस नए मोड़ का सामना करना पड़ेगा? ये दो महिलाएं, जो दोनों किसी न किसी रूप में आदित्य से जुड़ी हैं, क्या उनके रास्ते टकराएंगे या फिर उनके बीच कोई नई कहानी उभरेगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे की कहानी में रोमांच और उलझनों की कोई कमी नहीं होगी।